नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों का जीडीएस अप्रोच में। पहला प्रश्न आप सबके साथ लेंगे प्यारे मित्रों। हिंदी भाषा के अंतर्गत हम आज फिर से हिंदी शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर क्वेश्चन करेंगे। सफलता सीरीज की यह 6वीं क्लास होगी, 7वीं क्लास होगी, तो आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर करना है। प्रश्न पढ़ेंगे, उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। हम बात कर रहे हैं उच्च माध्यमिक स्तर की प्यारे मित्रों। जब हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक स्तर की और वहाँ पर हमें सिखाना है बच्चों को क्या, भाषा, तो भाषा सिखाने की प्रथम उद्देश्य क्या रहेगा आपसे पूछ रहे हैं। प्रश्नोत्तरी, भाषा अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, निजी अनुभवों केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। जब हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं और यहाँ पर जब हम प्रश्न के ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाना है बच्चों को, तो प्रथम उद्देश्य क्या रहेगा। हमारा प्रथम उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा भाषा सीख जाए और भाषा सीखने के साथ साथ उसका व्यवहार में प्रयोग करे, अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। क्लियर है। और साथ साथ में अपने अनुभवों का प्रयोग कर सके। तो हम यहाँ पर ऑप्शन लेंगे, प्रश्नोत्तरी, भाषा अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, बिल्कुल नहीं। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, ये भी हो सकता है। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, ये भी हो सकता है। निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना भाषा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बच्चा भाषा में यदि सक्षम है, भाषा सीख गया है, तो वह लिखकर हो चाहे बोलकर हो, मतलब मौखिक या लिखित दोनों रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, यही भाषा है। फिर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए तो गलत हो गया, 2 और तीसरा नंबर सही लग रहे हैं। तो दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। जब हम इस प्रश्न के ऑप्शन पे देखते हैं ना, तो दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना और भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, बिल्कुल सही है। यदि बच्चा भाषा को बोलने में या सीखने में सक्षम हो जाए, उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर भाषा की बारीकी आ गई है, मतलब बच्चा भाषा को समझ चुका है, सौंदर्य बोध को समझ चुका है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। प्यारे मित्र, हम इस प्रकार से हर प्रश्न का व्याख्यान करते हैं क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लूँगा आपके साथ में। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों, क्या पूछ रहा है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का। जब हम बात करते हैं ज्ञान से संबंधित अन्य विषय की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने, मतलब ये मल्टी सब्जेक्ट की बात कर रहा है, मल्टी लेवल सब्जेक्ट की बात कर रहा है, का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है, नहीं। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नहीं। जब हम बात करते हैं एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ने वाली चीज़ें, भाषा की कक्षा में हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम हिंदी भाषा तो पढ़ा जरूर रहे हैं, पर हिंदी भाषा पढ़ाते समय हम विज्ञान, पर्यावरण, समाज विज्ञान, अन्य विषयों की शब्दांश यदि आए तो हम उन शब्दांश पर भी जोर दें, बच्चों को उन शब्दांश से भी रूबरू कराएं। इसके साथ साथ से अन्य विषयों में यदि भाषा से संबंधित कुछ तथ्य आए, जैसे ग्रामर आ गया, व्याकरण आ गया, तो हम बच्चों को उसी समय उस भाषा से रूबरू करा दें, उस ग्रामर से रूबरू करा दें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्लियर है, यही पूछ रहे हैं, जो कि भाषा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समझ में आ गया प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में, पढ़ने का अर्थ है। अब बताइए मुझे, आपके अनुसार पढ़ने का अर्थ क्या हो सकता है ना। हम लोग अपने बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हैं। पढ़ने का अर्थ क्या है, पढ़कर समझना, बिल्कुल सही है। वर्णमाला का ज्ञान होना, ये अलग चीज़ है। वाक्यों को पढ़ना, बिल्कुल नहीं। शब्दों को पढ़ना, बिल्कुल नहीं। जब हम बात करते हैं पढ़ने का अर्थ का, तो बच्चा पढ़ने में इस प्रकार से सक्षम हो जाए कि वह पढ़कर उसके अर्थ को समझ सके। न सिर्फ पढ़ना बल्कि उसके अर्थ को समझना भी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है। समझ में आ गया प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग मेरे साथ। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में
पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कब की बात कर रही है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो उस समय भाषा सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, मतलब आपके पास जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसके अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या होता है जब हम कक्ष में जाते हैं बच्चों के साथ में, तो हमारे द्वारा बच्चों को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक होना आवश्यक है, तभी तो हम बच्चों को सिखाएंगे। क्या सिखाना है उसके बारे में हमें नॉलेज तो, सिलेबस तो पता रहे, पाठ्यक्रम तो पता रहे। यदि आपके पास वो भी नहीं है तो आप क्या लेंगे बच्चों के साथ में? रेडियो, नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र। हम जब बात करते हैं ना प्यारे मित्रों किसकी, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास प्यारे मित्रों FLN के अनुरूप बहुत सारे कविता कहानी दिए गए हैं और उनके TLM के रूप में हमें बहुत सारी किताब, रेफरेंस बुक्स, साथ साथ में हमारे साथ पास बहुत सारे संदर्भ बुक के साथ साथ में अभ्यास बुक भी उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पर कहानी, कविता, चार्ट और बहुत सारे ऐसी किताब दिए गए हैं जिससे हम बच्चों को, यदि पाठ्य पुस्तक नहीं भी है तो हम कविता पाठ करा के बच्चों के लिए आसानी से हम अधिगम करा सकते हैं। याद रखेंगे, ठीक। साहित्य नहीं आएगा यहाँ पर, और आयु अनुरूप साहित्य ये कोई चीज़ नहीं होती। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 लेके चलूँगा आप लोगों को मैं। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? तो शेयर अवश्य करना है। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं के में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न भी है। जब हम बात करते हैं मल्टी लेवल टीचिंग की या फिर मल्टी सिलेबस, मल्टी सब्जेक्ट टीचिंग की, बहुविषयक शिक्षण की, तब हम देखते हैं कि अलग अलग विषयों में अलग अलग विषयों का समावेशन, मतलब गणित में विज्ञान तो रहता ही रहता है, समाज विज्ञान और भाषा, इसका समावेशन होना क्या कहलाता है प्यारे मित्रों? ये होता है आपका मल्टी लेवल सब्जेक्ट टीचिंग। अब जब हम गणित की कक्षा में और विज्ञान की कक्षा में विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, विचार है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य, निराधार है। प्यारे मित्रों जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो यहाँ पर तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही आपके नेगेटिव हैं, तो गलत हो जाएंगे। निराधार तो नहीं होगा, आंशिक रूप से सत्य बिल्कुल नहीं, पूर्णतः असत्य ये भी नहीं है, पूर्णतः असत्य बिल्कुल सही है। हम खुद जब टीचिंग करते हैं बच्चों के साथ कक्षा में, तो हम पाते हैं कि हमारी कक्षा में गणित और विज्ञान के साथ साथ में हम भाषा को भी लेकर चलते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। कुछ भी ग्रामर की चीज़ें आ गई तो हम बच्चों को भाषा सिखाने लगते हैं। यही तो मल्टी लेवल सब्जेक्ट टीचिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ, प्रश्न नंबर 6 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, हिंदीतर मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? हिंदी के अलावा हिंदीतर, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर इसके ऑप्शन में थोड़ा और ध्यान देंगे आप लोग। बोल रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा, मतलब हमारे जो पाठ्य पुस्तक आते हैं उनमें हिंदी भाषा के अलावा और भाषाओं को जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इससे कहते हैं मल्टी लैंग्वेज टीचिंग, मतलब बहुभाषी। लिखना आप लोग, बहुभाषी कक्ष या फिर आप लिख सकते हैं बहुभाषी विषयक शिक्षण, है ना, बहुभाषी विषय शिक्षण कहते हैं ये भी। तो भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, बिल्कुल सही है। अलग अलग भाषाओं से संबंधित यदि आपको पाठ्य पुस्तक दिए जाएं, सामग्री दिए जाएं, तो क्या होंगे आप ज़्यादा अन्य भाषाओं से रूबरू हो सकेंगे। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकेंगे, बिल्कुल सही है। जब हम हिंदी भाषा से संबंधित पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो सिर्फ हिंदी भाषा से संबंधित साहित्यकारों के बारे में ही जान पाते हैं। मान लीजिए आपके पाठ्य पुस्तक में अंग्रेजी भाषी पोएट या राइटर भी आ जाएं तो आप उनके बारे में जान पाएंगे। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकेंगे, बिल्कुल सही है। अन्य लेखकों के बारे में यदि आप जानेंगे तो उनके संस्कृति के बारे में जान पाएंगे, उनके सामाजिक परिस्थिति के बारे में जान पाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा आप क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, मतलब बोल रहा है आपसे पूछ रहा है कि बच्चे भाषा बेहतर तरीके से कब सीखते हैं। अनेक पाठ्य पुस्तकें हों तब,
भाषा का समृद्ध परिवेश होता, सरल साहित्य का चयन होता, परीक्षाओं का आयोजन होता। परीक्षाओं के आयोजन होने से हम बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं क्या? नहीं। सरल साहित्य का चयन हो से केवल साहित्य वश से हम बच्चों को भाषा अच्छे से नहीं सिखा सकते। भाषा का समृद्ध परिवेश हो, बिल्कुल सही है। अगर आपकी कक्षा में भाषा से संबंधित वातावरण है, परिवेश है, तब आप ज़्यादा अच्छे से बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। अनेक पाठ्यपुस्तकें हों तब केवल पाठ्यपुस्तकें बच्चों को भाषा नहीं सिखा सकती। अब इसको अच्छे से और समझाता हूँ आपको, देखना। जब भाषा की कक्षा हो या बच्चों को भाषा सिखानी हो तो हमारा परिवेश आप सबको पता है, जिस भाषा को हम बच्चों को सिखाना है परिवेश उसी भाषा में होना चाहिए। आपकी वार्तालाप, चर्चा, परिचर्चा भी उसी प्रकार से हो ताकि बच्चा उस भाषा में परिपूर्ण हो सके। ये आंसर होना चाहिए। क्लियर है प्यारे मित्रों? टिक कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 पर लेके चलूँगा आपको मैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब क्या कि आप बच्चों की जांच करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, तो उसके लिए आप क्या तरीका आजमाएंगे? अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची, लिखित परीक्षा। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं लिखित परीक्षा की तो ये योगात्मक मूल्यांकन की ओर इंगित करता है। अब भाषा का आकलन करना है तो हम बच्चों से भाषा के आकलन के लिए लिखित परीक्षा से बस नहीं कर सकते, साक्षात्कार सूची से भी नहीं कर सकते। इसमें तो 2 लोगों को आमने सामने बैठालकर टेस्ट किया जाता है साक्षात्कार में, इंटरव्यू मेथड में। जांच सूची से भी नहीं कर सकते, किसी एक पहलू को भी अपन जांचना हो तो। अवलोकन बहुत इसका अच्छा आंसर होगा। अवलोकन के द्वारा क्या होता है कि बच्चे जो भी कार्य कर रहे होते हैं, किसी प्रकार की भी गतिविधि कर रहे होते हैं, उन सारी गतिविधियों में हम बच्चों का अवलोकन करें। बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसी चीज़ को किस तरह से सीख रहा है, उसका तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें यदि टीचर अवलोकन करता है, सतत अवलोकन करता है, तो पता चल जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर लेके चलूँगा आपको मैं। प्रश्न 9 ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। जब हम बात करते हैं द्वितीय भाषा की, सेकेंड लैंग्वेज की, तो मैंने आप सबको बताया है त्रिभाषा सूत्र। इससे संबंधित पूरी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया है आप सबको पता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। त्रिभाषा सूत्र, और त्रिभाषा सूत्र मतलब 3 भाषाएं होती हैं हमारे पास। इस पर हमने पहले भी चर्चा किए हैं, आप लोग पुरानी वीडियो देख सकते हैं। पहली भाषा आपकी मातृभाषा होती है, आप सबको पता है, मातृभाषा आपकी पहली भाषा होती है। द्वितीय भाषा आपकी होती है प्यारे मित्रों, आप लोगों को पता है, आपकी जिस लोग देखिए मैंने बताया फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हमेशा मातृभाषा रहेगी, द्वितीय लैंग्वेज हमेशा आपकी जहाँ पर रह रहे हैं, है ना, वहाँ पर यदि आप हिंदी चाहें तो, और दूसरा अंग्रेजी चाहें तो, ये द्वितीय लैंग्वेज हमेशा रहेंगी। तीसरी लैंग्वेज आपकी क्षेत्रीय भाषा रहेगी, क्षेत्रीय भाषा हमेशा याद रखेंगे। अब मान लीजिए यदि आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आपकी पहली भाषा तमिल होगी, मातृभाषा। द्वितीय भाषा चाहे तो आप हिंदी या फिर अंग्रेजी, 2 में से जो भी रह सकते हैं। तृतीय भाषा आपकी क्षेत्रीय भाषा रहेगी। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए तो इस प्रकार से प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से कि प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। ये प्रश्न ये कह रहा है ना कि बच्चे ने द्वितीय भाषा, जैसे मान लीजिए द्वितीय भाषा हिंदी है, ठीक है, और पहली भाषा बच्चे की मान लो तमिल है, तो बच्चे ने मान लीजिए हिंदी में जो भी भाषा, हिंदी भाषा से जो भी उसने ज्ञान सीखा है, अर्जित किया है, तो उस अर्जित ज्ञान के अनुरूप, मतलब उस अर्जित ज्ञान के अनुसार डैश दक्षता प्राप्त करना है द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य। मान लीजिए बच्चे ने, अब इस प्रश्न को थोड़ा और समझना, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य क्या है कि बच्चे ने जो प्राकृतिक भाषा है उसकी तमिल है, मान लीजिए मातृभाषा उसकी तमिल है, तो तमिल के द्वारा मान लीजिए उसने जो भी सीखा है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान के द्वारा जो द्वितीय भाषा सीख रहा है उसके द्वारा उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए कौन सी दक्षता प्राप्त करना होगा, उच्च
सर्वोच्च, औसत या बुनियादी। जब बच्चा मातृभाषा में चीज़ों को सीख रहा होता है तो उसका ज्ञान मातृभाषा से ज़्यादा अच्छा रहता है, और जब वह द्वितीय भाषा को अर्जित करता है तो उसके द्वारा पहले सीखे गए भाषा के द्वारा जो भी ज्ञान है, जो भी प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए द्वितीय भाषा के लक्ष्य को प्राप्त करना। किस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करना? बुनियादी लक्ष्य को प्राप्त करना। आ रहा है समझ में प्यारे मित्रों? ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आएगा उत्तर आपका बुनियादी, क्योंकि द्वितीय भाषा से बच्चा ज़्यादा अच्छा नहीं सीख सकता, ना सर्वोच्च सीख सकता, ना औसत, वो बुनियादी ही सीखेगा। क्लियर है? ठीक, इस प्रकार से समझ में आ गया। अब बच्चे के सामने आपने मान लीजिए हिंदी भाषी बच्चे के सामने अचानक से आपने तमिल ला के रख दिया, तो तमिल में कितना सीखेगा बच्चे? बताइए मुझे। सिर्फ बुनियादी, उसका बेसिक ही सीख सकता है ना, और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए तमिल सीखेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए प्रश्न क्रमांक 10 लूँगा आपके साथ में। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। भाषा के विभिन्न कौशल कौन कौन से कौशल हैं? LSRW है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुबपली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना। तो विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रमिक रूप में, एकीकृत रूप में, उच्च रूप में या निम्न रूप में। बेसिकली इनको हम लोग क्रम से पढ़ाते हैं, क्रम से ही करते हैं, पर एकीकृत साथ साथ में कर सकते हैं क्या? नहीं, निम्न नहीं, उच्च नहीं, एकीकृत भी नहीं, क्रमिक रूप से, मतलब क्रम से। पहले लिसनिंग मतलब सुनना, पहले बच्चा सुनेगा चीज़ों को, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा, क्रमिक रूप से। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 लूँगा आपके साथ में। बहुत प्यारा प्रश्न है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? मतलब आपसे पूछा है व्याकरण शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जिसका प्रभाव दिखता है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पाठ्यवस्तु विधि? प्यारे मित्रों, पाठ्यवस्तु नहीं, सूत्र विधि नहीं, निगमन भी नहीं, आगमन विधि। आपको मैंने आगमन विधि भी पहले चर्चा किया है, अभी आपको अच्छे से सिखाता हूँ। देखिए आगमन और निगमन विधि क्या होती हैं। जब हम बात करते हैं आगमन विधि की, तो आगमन विधि एक ऐसी विधि है प्यारे मित्रों जिसमें क्या होता है, हम बच्चों को पहले उदाहरण बताते हैं, उदाहरण से सिद्धांत की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, उदाहरण से सूत्र की ओर चलते हैं। बच्चों को हमने पहले किसी भी विषय वस्तु के ऊपर उदाहरण बता दिया, बच्चा उस उदाहरण का प्रयोग करते हुए खुद ब खुद सिद्धांत तक पहुंचते हैं, खुद ब खुद सूत्र तक पहुंचते हैं। ये होती है आगमन विधि, जो कि सरल से कठिन की ओर जाती है, सरल से कठिन की ओर जाती है, याद रखना। ठीक इस प्रकार से निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि बता देता हूँ आपको मैं। निगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, पहले सिद्धांत बता दिया जाता है बच्चों को, पहले से ही नियम बता दिए जाते हैं बच्चों को, और बच्चा इन सिद्धांत या नियम का प्रयोग करते उदाहरण तक पहुंचता है, जो कि कठिन से सरल की ओर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 लूँगा आपके साथ प्यारे मित्रों। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा हुआ है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर लिया गया है, क्यों जोड़ा गया बताइए मुझे? पाठ शामिल किया गया है, क्यों जोड़ा गया है? बेसिकली आप सबको पता होगा कि हमारे पहले से 5वीं तक में क्या नहीं है, विषय विज्ञान विषय नहीं है, पर विज्ञान विषय को आप सबको पता है पर्यावरण विषय के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भी भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर जोड़ा गया है, क्यों जोड़ा गया होगा? विषयों की विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें, विज्ञान संबंधी शब्दावलियाँ। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को ज़्यादातर क्या लग रहा होगा? विज्ञान संबंधी शब्दावली लग रहा होगा। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों के से रूबरू कराने के लिए, संपूर्ण पाठचर्या में भाषा से को प्रदर्शित करने के लिए, विषयों की विभिन्न भाषाओं से रूबरू करने के लिए। इसका उत्तर आप लोग बताइए जरा मुझे, क्या कर सकते हैं बताइए। जब हम बात करते हैं मल्टी लेवल या मल्टी सब्जेक्ट टीचिंग की, तो हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों को, उसकी गुणवत्ता को अन्य विषयों में भी शामिल करने का ये प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए इसका उत्तर आप लोग बताएंगे हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से रूबरू कराना, ये विचार आता है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 लूँगा आपके साथ में। त्रिभाषा फॉर्मूला
भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। ये वाला प्रश्न मैंने पहले ही लिया आपके साथ में। त्रिभाषा सूत्र जो है भारत की संस्कृति की चुनौतियों नहीं, भारत की समस्याओं और अवसरों को संबोधित, भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास है। बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है कि भारत की जो भाषा की स्थिति है और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है त्रिभाषा सूत्र, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 लूँगा आपके साथ मेरे दोस्तों। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों, पूर्णतः सत्य है, क्योंकि LSRW जो फॉर्मूला है या जो क्रमिक विकास है उसमें पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चूँकि लिखना सबसे जटिल प्रक्रिया है जो कि इन तीनों के बाद ही आती है। प्रश्न क्रमांक 15